Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st January 2023. 21 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट। शुरू करने से वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप मुझे पता है कि आप मुझे मोटिवेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए सवाल आपको थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोटोन। इकोटोन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इकोटोन इज अ जोन ऑफ टेंशन। सेकंड कह रहा है एस्चुअरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग communities. And fourth कह रहा है the organism which occur most abundantly in the zone are known as edge species. तो एक एक करके मैं आंसर आपको बताता हूँ। बहुत प्यारा सवाल है, यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है। इको जोन आपको पता होना चाहिए कि दो जो अलग अलग टाइप के ये इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच का जो ये रीजन होता है, ये इकोटोन कहलाता है। ट्रांजिशन जोन जो होता है, ट्रांजिशन जोन होने के कारण इसमें दोनों तरफ के स्पीशीज रहते हैं, इसलिए इट्स अ जोन ऑफ टेंशन। यस, इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज़्यादा रहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। एस्चुअरी बिल्कुल एग्जाम्पल है ट्रांजिशन है लैंड और सी का, तो एस्चुअरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कई बार इकोटोन में ऐसी स्पीशीज भी रहती हैं विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इकोटोन में ऐसा हो सकता है। एंड जो स्पीशीज बहुत ज़्यादा होती है उसको एज स्पीशीज बोलते हैं, उसको एज इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 सारे ही सही हैं। दूसरे सवाल में आते हैं, इताई डिसीज इज कॉज्ड बाय। इताई डिसीज में से कौन कॉज करता है? ऑप्शन आर ए कैडमियम, बी नाइट्रेट, सी मरकरी या डी नन ऑफ दी अबव। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप कि ये आंसर आप खुद करेंगे। इताई डिसीज के बारे में अगर आप बता सके कि कौन कॉज करता है तो बहुत प्यारा आंसर हो जाएगा। डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। इसको आउच डिसीज़ भी कहते हैं, मैंने भी कल ही पढ़ाया था इसको आउच डिसीज़ भी कहते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर फर्स्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेकंड इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड डिक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, एंड फोर्थ शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स। देखो बहुत आसान सवाल है। सक्सेशन मतलब पाइनियर स्पीशीज से कॉम्प्लेक्स स्पीशीज जो आपका मतलब बनता है, वो पूरी प्रोसेस है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि डिफरेंट लेवल्स बढ़ेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगी, यस नए स्पीशीज बन रहे हैं तो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, गलत हो जाएगा ना ये, क्योंकि जैसे आपके नंबर ऑफ स्पीशीज एंड स्पीशीज बढ़ेंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है फूड वेब की वो बढ़ती जाएगी। स्पीशीज के बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना कि घटती है। तो तीसरा तो यहीं पे गलत हो गया। अब जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो आप देख लीजिए यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1 2 4। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स, यस रिजर्वायर्स में जो न्यूट्रिएंट्स उनका यूज होगा तभी तो जाकर के ये बनेंगे, तो 1 2 का 4 हो जाएगा आंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आज का। तो आज का कंसेप्ट ऑफ द डे मैं आपको बताता हूँ। आज का जो कंसेप्ट ऑफ द डे मैंने उठाया है वो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। व्हाट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड? तो बहुत ही एक प्यारी सी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, सिंपल डेफिनेशन, कि एनी इन्वेस्टमेंट, देखो नाम क्या है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? किसी एक की जगह दूसरा करना चाहिए, है ना, मतलब किसी एक की जगह अगर आपने दूसरा कोई चुना है तो ये अल्टरनेट ऑप्शन हो गया। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में ना किया गया हो, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में ना किया गया, वो सब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आता है। तो अब बड़ा सवाल है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। किसी कंट्री में किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा लोग, किसी कंट्री में दूसरी चीज़ों में, ठीक है ना। जनरली जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में या रियल स्टेट में किया जाता है, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। ट्रेडिशनली अगर आप लोगों को देखेंगे इन्वेस्ट करते हो तो ये इन्हीं 3-4 चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दे रहे होंगे, या रियल स्टेट खरीद रहे होंगे ना। तो ये जनरली ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं।
However, even with respect to investments in stocks, कई बार ऐसा होता है लेकिन कि स्टॉक्स में भी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज में किया जा रहा है तो इसको एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली लोग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में नहीं कर रहे होते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर तरीके का स्टॉक या हर तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड का वो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, नहीं, उनमें भी कुछ ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल हो, इसलिए उनको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में लिया जा सकता है। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यूके में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को अलग से एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट ही कहा जाता है, उसके अंतर्गत ही लाया जाता है यूके में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जनरली जो AIF होता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, उसका मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी या हेज फंड्स। ठीक है ना। प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स को जनरली AIF में डाला जाता है। हम अब बात कर लेते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। एक तो मैंने आपको ग्लोबल कंटेक्स्ट में बता दिया, अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऑलरेडी डिफाइंड है रेगुलेशन 21B ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रेगुलेशन 2012। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का रेगुलेशन 2012 जो था, उसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऑलरेडी डिफाइंड है रेगुलेशन 21B के अंतर्गत। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इट refers to any privately pooled investment fund। देखो क्या बोलता है AIF के बारे में हमारा इंडिया, इट refers to any privately pooled investment fund। कोई भी privately pooled investment fund हो, चाहे वो इंडियन सोर्सेज का हो या फॉरेन सोर्सेज का हो, either in the form of a trust or a company or a body, corporate or a limited liability partnership, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, which are not presently covered by the regulations of SEBI or any other regulator like IRDA, PFRD, RBI। मतलब इस तरीके का वो प्राइवेटली पूल्ड मनी हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंडियन हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन ये एक कंडीशन डाली उसने कि ये ना तो SEBI के अंदर कवर होना चाहिए, ना दूसरे रेगुलेटर जैसे IRDA, PFRD, RBI, तो वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होगा। तो इसलिए इंडिया में कौन कौन सी कैटेगरीज आ गई, प्राइवेट फंड्स विच आर नॉट कमिंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ क्या डेफिनेशन हो गई, ऐसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वो प्राइवेट फंड्स हैं जो इंडिया में किसी भी रेगुलेटर के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहे हैं। याद रखिएगा, इंडिया में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वो फंड्स हैं विच आर नॉट कमिंग अंडर एनी प्राइवेट एनी रेगुलेटर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, चाहे PFRDA हो, IRDA हो, कोई भी हो। क्या क्या इंक्लूडेड है AIF में, तो AIF में इंडिया में इंक्लूडेड है कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है ना। और इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, म्यूचुअल फंड्स या कॉमन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम्स, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, ग्रेच्युटी ट्रस्ट, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड क्या है, वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, कमोडिटी फंड्स, डेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। ठीक है ना। अच्छा, AIF की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ये भी आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ AIF में देखोगे तो कैटेगरी 1 AIF होता है। एक तो कैटेगरी 1 का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ये वो AIFs होते हैं जिनके पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। ये वो AIFs होते हैं जिनका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। कुछ इसमें इंसेंटिव्स और कंसेशंस भी दिए जाते हैं सेबी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना। ये स्टार्टअप्स में, अर्ली वेंचर कैपिटल में, मतलब जो ये आपके जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स हो गए या वेंचर कैपिटल हो गया, ये सब रहते हैं। SME फंड्स हो गए, तो ये कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 जो है वो है जिनमें कोई इंसेंटिव या कंसेशन नहीं दिया जाता है ना। तो ये नॉर्मल लेवरेज और बोरोइंग की मतलब इसमें होती है, लेकिन दे आर नॉट हैविंग वेरी पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। कैटेगरी 3 जो है ये निगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले, तो मतलब इनका इम्पैक्ट निगेटिव हो सकता है ना, दे कैन कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। तो इसलिए ये कैटेगरी 3 होते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ AIF। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और न्यूज़ आइटम्स देखते हैं। पहली जो एक और न्यूज़ आइटम है आज, वो है कोल वेटलैंड्स से रिलेटेड। कोल वेटलैंड्स आपकी केरला में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली एशियन वाटर बर्ड सेंसस हो रहा था, है ना, 23rd एडिशन था ये। इसने रिपोर्ट किया है कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं इन द वेटलैंड, कोल वेटलैंड, ये डिक्रीज हो गई हैं, है ना, फ्रॉम 15,959 टू नियरली 9,904। ठीक है, 15,000 यानी 16,000 से लगभग 10,000 में आ चुका है। तो इट्स अ ह्यूज डिक्लाइन इन द बर्ड्स जो कि कोल वेटलैंड्स केरला में देखने को मिला है। सेंसस आपको याद रखना है कि ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस
सेंसस है ये अभी किया जा रहा है। एंड ये किसका पार्ट है? ये इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस का पार्ट है। ये इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस का पार्ट है। इसको कंडक्ट कौन करता है? ये कंडक्ट करता है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। और वेटलैंड इंटरनेशनल की मदद कौन कर रहा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है हमारी इंडिया की बॉडी है, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वो कर रही है, BNHS। आपके लिए एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ कि BNHS के बारे में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? कब बना था, किसने बनाया था? पहला जो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुआ वो 1987 में कंडक्ट हुआ, ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज़ है वो है इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज कंडक्ट कर रही हैं फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं, आप सबको पता है कि इस बार जो चीफ गेस्ट हैं हमारे 26 जनवरी के, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही हैं। और ये इजिप्शियन आर्मीज जो है दे आर कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1। दिस इज टू बी हेल्ड इन जैसलमेर, ठीक है ना? तो याद रखिएगा जैसलमेर में ये होगी। एंड राजस्थान ये द एक्सरसाइज इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली एक अगली न्यूज़ है भोपाल डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। तो अभी 2 दिन की मीटिंग हुई थी थिंक 20 अंडर G20, ठीक है ना? G20 के अंतर्गत थिंक 20 करके एक मीटिंग हुई थी। भोपाल डिक्लेरेशन उसमें आया, मध्य प्रदेश में हुआ ये डिक्लेरेशन। लगभग 300 इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर देयर। थिंक 20 क्या है? थिंक 20 T20 इज़ अ फॉर्म ऑफ थिंक टैंक फ्रॉम G20 कंट्रीज़। एक तरीके का थिंक टैंक है G20 का, जो कि पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है G20 के लीडर्स के लिए कि कैसी पॉलिसी क्या बनानी है, ठीक है ना? अब ये मीटिंग भोपाल में हुई, भोपाल डिक्लेरेशन पास हुआ। उसमें क्या एम्फेसिस दिया गया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुष। उन्होंने कहा कि भैया आयुष को प्रमोट करो। सेकंड उन्होंने बोला इनकरेजमेंट ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा। अपील फॉर मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड केयर फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फोर्थ उन्होंने कहा स्पेशल अटेंशन टू चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। देन फोकस ऑन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन अचीविंग G20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना? ये सारी उन्होंने चीज़ें कही। इसके अलावा एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात की, लिख लेना आप लोग। तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है? इट इज़ द कोऑपरेशन बिटवीन 3 पार्टीज़, जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर एक कॉमन गोल है तो उनको अचीव करने के लिए सब लगेंगे, गवर्नमेंट भी लगेगा, इंडिविजुअल भी लगेगा, प्राइवेट सेक्टर भी लगेगा, सिविल सोसाइटीज़ भी लगेगी। तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फ्रंट पेज की एक और न्यूज़ है, चार्जशीट नॉट टू बी पुट इन पब्लिक डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि जो चार्जशीट है, देखो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो पुलिस की चार्जशीट होती है जिसको पुटअप करने के 90 दिन दिए जाते हैं, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि नहीं, चार्जशीट जो है एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है एंड शुड नॉट बी अपलोडेड। तो इसको नहीं अपलोड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो ये आपको याद रखना है कि चार्जशीट को अपलोड नहीं करना है पब्लिकली, पब्लिक डोमेन ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कई स्टेटमेंट डाल देगा कि भैया पुट करना ज़रूरी है ना? आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायनाड बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल द ट्राइबल पीपल्स। तो वायनाड ऐसा करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है कंट्री का जिसने प्रोवाइड किए हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज सच एज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, इलेक्शन ID कार्ड, बैंक अकाउंट्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द ट्राइब्स पीपल, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। दूसरी जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे एलिफेंट के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ एलिफेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट ने एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। इसका मेन एम था एलिफेंट के हैबिटेट को, उनके माइग्रेशन रूट्स को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को कम करना एंड एलिफेंट वेलफेयर इन कैप्टिविटी। अगर कैप्टिविटी में एलिफेंट है तो उसके वेलफेयर के लिए करना। प्रेजेंटली जो ये प्रोजेक्ट है लगभग 16 स्टेट्स और यूटीज़ में चल रहा है। एंड मेजर जो एलिफेंट रेंज है कंट्री में, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। लगभग 31 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता दूं। डांडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में है, सिंगफान एलिफेंट रिजर्व है नागालैंड का, लेमरू एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, है ना? ये लगभग अभी रिसेंट वाले हैं, ठीक है ना? एंड ये एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं लगभग 14-15 स्टेट्स में मतलब फैले हुए हैं। एंड एलिफेंट सेंसस कंडक्ट हुआ था 2017 में, जिसके अकॉर्डिंग कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे 6000 के आसपास।
उसके बाद असम में थे 5,700 के आसपास, देन केरला में थे 3,000 के आसपास। तो कर्नाटका, असम एंड केरला ऐसा ऑर्डर था 17 वाला सेंसस। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर मैं एलिफेंट्स की बोलूँ तो IUCN में इंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट IUCN में इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में है एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। अब अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2020 में एलिफेंट्स के ऊपर, आप सबको पता होगा, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स एलिफेंट के रिगार्डिंग थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा था द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज द फीमेल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। एंड फोर्थ है अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब देखो चौथा तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो चौथा तो आप समझ गए कि गलत है, केरला में हाईएस्ट है ही नहीं, हाईएस्ट कर्नाटका में है ना। तो जैसे ही आपने किया तो ये दो तो हट ही गए। अब 1 और 2 में अगर आपको एक भी पता था तो आप आंसर कर देते। तो यस, द पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज़ द ओल्डेस्ट फीमेल। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है। शी लीड्स द ग्रुप इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है ब्रीडिंग पेयर्स का इज़ नियरली 22 मंथ विच yields a single baby, and during birth female of the herd surrounds the mother for her protection. ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड थर्ड जो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एलिफेंट की 70 ईयर्स है, एंड ये आपको याद रखना है। एंड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एडल्टहुड इसका स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। 70 ईयर्स तक की लाइफ होती है इनकी। ठीक है ना। अगला एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। तो अब ऑब्वियस सी बात है पंचायत लेवल पे कोई ऑटोनॉमी नहीं है। 3 डिकेड हो चुके हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को पास हुए, उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट्स को पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर नहीं है। आज भी मतलब लोकल गवर्नमेंट्स को पावर नहीं है, पंचायत को पावर नहीं है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी को इन पंचायत के ऊपर रन कर रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी मनमानी आज भी इन पंचायत के ऊपर कर रही हैं। तो उसी के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो इशू है वो ऑब्वियसली बात है इशू है फंडिंग का। मैंने आपको कई बार बताया कि जब लोकल गवर्नमेंट्स के इशूज़ आएंगे तो सबसे नंबर 1 पे आएगा फंडिंग का इशू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फंड्स के लिए पंचायत जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगा वो इसी तरीके के फंड वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट को फंड कैसे मिलता है, वो या तो स्टेट उसको उनको लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत को फंड कैसे मिलता है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको या तो स्टेट दे दे या तो सेंटर उनको प्रोवाइड कर दे या उनके पास कुछ टैक्स कलेक्शन की पावर हो। तो इसी तरीके से अगर हम पंचायत की बात करें तो 3 तरीके के मेन सोर्स है फंड के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स आर देयर। पहला देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जिसमें लोकल टैक्सेस, रेवेन्यू फॉर कॉमन प्रॉपर्टी, ये सब आता है। सेकंड है ग्रांट इन एड्स फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उनको दे दें। एंड तीसरा है डिस्क्रिशनरी और स्कीम बेस्ड फंड, जो स्कीम बेस्ड फंड्स आते हैं वो। ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें देयर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हालांकि वो सबसे कम है। इट्स वेरी टाइनी प्रपोर्शन, मतलब जो उनको खुद से कलेक्ट करना है, टैक्सेस के रूप में कलेक्ट करना है, वो सबसे कम प्रपोर्शन है। तेलंगाना के अगर हम बात करें तो लेस देन 1/4 ऑफ द पंचायत रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज, मतलब खुद के सोर्सेज से आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हमको वर्क करने की ज़रूरत है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो पंचायत में है मिलती है वो भी ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन से मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे तो पैसा नहीं फेंक देगी किसी पंचायत को। अगर आपकी पहचान है, अगर आपकी ये कॉन्टैक्ट्स है तो आपको मिलेगा। ठीक है। तो हायर लेवल पे जब आपके कॉन्टैक्ट होंगे तभी एलोकेट होगा। इवन हायर लेवल्स पे जो एलोकेट होता है फंड को लोकल गवर्नमेंट्स में, उसके लिए भी जो फंड अगर एलोकेट हो भी गया है तो सरपंच को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत ज़्यादा उसमें सरपंच उस फंड को यूज़ कर ले, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिसबर्समेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता है फंड्स को बाय द लोकल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना। तो कई बार लोकल ब्यूरोक्रेसी ही डिसबर्स नहीं करती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे अड़ंगा लगाने लगते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कंस्ट्रेनिंग द वर्क्स ऑफ द पंचायत। ठीक है ना। और ऑथर ने कहा कि एक बार पैसा अलॉट हो जाए ना तो भी इतना आसान नहीं कि पंचायत कुछ भी पैसा कहीं पे भी खर्च कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नहीं। उनको अगेन जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको अगेन परमिशन लेनी पड़ेगी डिसबर्सल के लिए। ब्यूरोक्रेटिक उनको अपने चाहे वो मतलब कलेक्टर हो, इन सबसे जाके के मतलब ब्यूरोक्रेटिक रिकरेंस रखना पड़ेगा। पंचायत एंड पंचायत सेक्रेटरी हु report to the block development officer must co-sign checks issued by the पंचायत from the पंचायत fund। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स लगा रखे हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बाइंड कर देती हैं लोकल गवर्नमेंट को थ्रू लोकल ब्यूरोक्रेसी। स्टेट गवर्नमेंट्स बाइंड द लोकल गवर्नमेंट्स थ्रू लोकल ब्यूरोक्रेसी। फॉर एग्जांपल अप्रूवल फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर्स टेक्निकल अप्रूवल। पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टेक्निकल अप्रूवल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। ये सब बहुत टीडियस प्रोसेसेस हैं सरपंच के लिए करने के लिए, है ना। एंड इट इज़ नॉट unusual to find higher level politician and bureaucrats who intervene in the selecting the beneficiaries। मतलब इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे कई बार कलेक्टर अपने मनमाने ढंग से सरपंच को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में ये नियम है कि अगर कलेक्टर चाहिए तो इनकम्बेंट किसी भी सरपंच को हटा सकता है विदाउट मतलब बहुत ज़्यादा उसको दिखाए हुए ही वो रिमूव कर सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो सेक्शन 37 ऑफ द तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट, इट अलाउज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सस्पेंड एंड डिसमिस द इनकम्बेंट सरपंच, है ना। तो अब ये सब पावर आप दे रखे हुए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिना फियर फेवर के काम कर सकेगा सरपंच या ग्राम पंचायत अपने लेवल पे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि G20 जो प्रेसिडेंसी मिली इंडिया को, ये साउथ एशिया की वॉइस को एम्पलीफाई कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, साउथ एशिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन है ना, बहुत छोटा रीजन नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। और ऐसे में हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है साउथ एशिया में बीइंग सबसे बड़ी कंट्री ऑफ द साउथ एशिया, वी नीड टू एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ साउथ एशिया इन दिस ईयर्स G20, चूँकि प्रेसिडेंसी हमारे पास है। ऑथर ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप श्रीलंका में देखें तो ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है, 64.3% का। फूड जो प्राइजेज हैं दे रोज बाय 84.6% कंपेयर टू अ ईयर अगो। इसके अलावा फ्लड एंड इकोनॉमिक लॉसेज जो पाकिस्तान में हुए दे वर मोर देन $30 बिलियन। एस्टिमेटेड रिस्टोरेशन कॉस्ट जो है इट इज़ मोर देन $16 बिलियन। इसके अलावा ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्राइजेज इंक्रीज हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने हाइक्ड द फ्यूल प्राइजेस बाय मोर देन 50%, दैट ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन ऑफ 7.5%, है ना। तो हम अब देखें तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं साउथ एशियन रीजन में। तो इंडिया नीड्स टू प्रमोट द कलेक्टिव एक्शन एट G20, है ना, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पीस आ सके पूरे रीजन में। जब रीजन पीसफुल रहेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, तो हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी डेफिनेटली। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ कही कि इंडिया नीड्स टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन एट G20 एंड दैट शुड रिजल्ट इन पीस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, ठीक है ना। इसके बाद हमारा साउथ एशिया इकोनॉमीज़ जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग अ पोटेंशियल क्राइसिस एंड इसीलिए अर्जेंट अटेंशन, अर्जेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज, अर्जेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है ना। और 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर आर रिप्रेजेंटेड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। दोनों चीज़ें यहाँ पे, ग्लोबल पुअर भी बहुत ज़्यादा है और फास्टेस्ट मार्केट भी है। तो ऐसे में हमको एक बैलेंस बनाना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो नीचे हैं उनको ऊपर लेकर के आना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पे एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस को रखा है ऑथर ने। ऑथर ने वही कहा है कि जो इंडिया साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी अभी भी एनर्जी सोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल बेस्ड है ना। उसको हमको ट्रांजिशन करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है और हमको ट्रांजिशन करके ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है ना। तो यहाँ के लिए ऑथर ने कहा है कि ऑब्वियस बात है, जब ग्रीन इकोनॉमी में आप ट्रांजिशन करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा, फंड्स की ज़रूरत रहेगी, पैसे की ज़रूरत रहेगी, तो वो भी हमको वॉइस बनना पड़ेगा, रीजन की वॉइस बनना पड़ेगा और ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और न केवल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी हमको काम करना है। साउथ एशिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज अभी भी हैं, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इनकलकेट करना है, ये सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई है। तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी द प्रियोरिटी एंड रीजन G20 शुड बी इन अ प्रियोरिटी एज अ होल। अगला जो आर्टिकल है ये गंगा के शिफ्टिंग द बैंक्स ऑफ द गंगा ऑन द शिफ्टिंग बैंक्स ऑफ द गंगा। तो यहाँ पे ऑथर ने गंगा के जो इरोजनल पार्ट है उसके ऊपर कहा है कि द गंगा इज डूइंग इरोजन ऑन द बैंक्स एंड इट हैज़ लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल होमलेस इन वेस्ट बंगाल। मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट जो स्पेशली हैं वहाँ पे ये टोपोग्राफी में ऐसी चैलेंज आ रहे हैं गंगा के कारण। तो यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छा रीज़न दिया, मैं वो बताना चाहता था आपको कि यहाँ पे कल्याण रुद्र नाम
नाम के चेयरमैन है वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, और ऑथर भी हैं वो रिवर्स ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा। वो उन्होंने बोला कि गंगा जब से ये फरक्का बैरेज बना है, फरक्का बैरेज जब से बना है, ये एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड इरोजन कॉज कर रहा है। गंगा अपने से नहीं कर रही थी, गंगा इज डूइंग एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड इरोजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फरक्का बैरेज। उन्होंने कहा कि जब से ये बना है उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ जो इरोजन है वो एंथ्रोपोजेनिकली है, ठीक है ना। एंड ये क्या हुआ, नॉर्मली ये ऑसिलेट करती थी रिवर, है ना, एंड यहाँ पे जो दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट एंड इरोड इन एन एरिया विच इज नाउ कॉल्ड द मियांडर बेल्ट। नॉर्मल ऑसिलेशन ऑफ द रिवर वाज इंटरप्टेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बैरेज। इनका कहना है कि नॉर्मल ऑसिलेशन जो था रिवर का वो इंटरप्ट हो गया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बैरेज। जब वो इंटरप्ट हुआ, इट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवर, इट रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड कंपेल्ड द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स, है ना। इनका ये कहना था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है, कंपेयर्ड टू द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट वाज टू डाइवर्ट एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गंगा रिवर वाटर टू भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है ना। ये सब उनका एम था। तो इसके बनाने के बाद से ही वो इरोड और ज़्यादा करने लगी, कोर्स चेंज कर दिया, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक और फैक्ट है तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, सेडिमेंट डिपोजिशन इज लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ चार्स। ये चार क्या होते हैं, लिख लो, रिवर आइलैंड्स। रिवर आइलैंड मालदा में बनाती है। तो चार्स अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट आर चार्स, चार्स आर द रिवर आइलैंड्स, ठीक है ना। डिपोजिशन, जो सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है वो उसके कारण रिवर आइलैंड्स कई बार बनते हैं, उनको चार्स कहा जाता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इंडिया कैन लीड एफर्ट्स टू फाइंड अ न्यू टीबी वैक्सीन। अब एक नई टीबी वैक्सीन के लिए सौम्या स्वामीनाथन जी ने कहा है, WHO की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं ये, है ना, आपको पता होगा सौम्या स्वामीनाथन के बारे में। और रीच एक NGO है जो कि टीबी के लिए काम करती है। आप सबको पता है कि इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है ना। टीबी एलिमिनेशन 2025 तक होना चाहिए, बट टीबी बर्डन बहुत ज़्यादा है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल इज स्टालिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो मैं आपको बस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, जुलाई 2022 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है ना। बैनिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू गेट अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड टू टिल जून 2023, ठीक है ना। इसके लिए उनको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया उसमें कहा कि आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक गुड्स बना सकते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है, तो BIS ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिक्लेयर किया है ऐसे प्लास्टिक गुड को जो कि 90% बायोडिग्रेडेशन टेस्ट वो पास करना चाहिए, है ना। द टेस्ट शुड बी 90% बायोडिग्रेडेशन उसका हो जाना चाहिए, दैट शुड बी द थिंग, एंड इसी को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं। तो 90% का क्राइटेरिया आप जरूर याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।